देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, आज हम शब्द भेद का चौथा प्रकार जो क्रिया है उसकी जानकारी देखेंगे। ये चौथा प्रकार है। क्रिया के भेद हम देखेंगे। तो क्रिया किसे कहते हैं, पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। अब देखो, हमने यहाँ क्रिया की परिभाषा देखी। जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। अब यहाँ काम करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के प्रकार हम देखेंगे। सकर्मक क्रिया है पहला प्रकार, दूसरा है अकर्मक क्रिया, तीसरा है संयुक्त क्रिया। अब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया उसकी परिभाषा हम देखेंगे। जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखो, हमने यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं। पुलिस ने चोर को पकड़ा। दूसरा उदाहरण है शिकारी ने शेर को देखा। तीसरा उदाहरण है शादीराम ने लिफाफा खोला। पहले वाक्य में पकड़ा, देखा, खोला यह क्रिया है। अब पुलिस, शिकारी, शादीराम यह क्रियाओं का कर्ता है। इन क्रियाओं का असर कर्ताओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूसरे शब्द अर्थात चोर, शेर, लिफाफा पर पड़ा है। ऐसे शब्दों को कर्म कहते हैं। देखो, अब सकर्मक क्रिया यानी कि जिस वाक्य में कर्म होता है उससे ही वाक्य बनता है। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा। अब किसने चोर को पकड़ा? पुलिस ने। किसको पकड़ा पुलिस ने? चोर को। तो यहाँ चोर को क्या है? सकर्मक कर्म है। यानी इस वाक्य में क्या है? सकर्मक है, यानी कि कर्म के साथ वाक्य बना हुआ है। दूसरा है शिकारी ने शेर को देखा। किसने शेर को देखा? शिकारी ने। शिकारी ने किसको देखा? शेर को। तो शेर को क्या है? यानी कि सकर्मक कर्म है। अब पहले वाक्य में पकड़ा, देखा, खोला यह क्रिया है ना। अब यानी कि इन क्रियाओं का असर कर्ताओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूसरे शब्द अर्थात चोर, शेर, लिफाफा पर पड़ा है। ऐसे शब्दों को कर्म कहते हैं। जैसे देखो, यहाँ ट्रिक विधि है। सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में कर्म के रूप में प्रायः संज्ञा, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। यानी कि सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में कर्म के रूप में संज्ञा और सर्वनाम का प्रयोग होता है। ये ध्यान में रखना। दूसरी ट्रिक है क्या, किसे, किसको आदि प्रश्नों का उत्तर सकर्मक क्रिया में मिलता तो यह सकर्मक क्रियाएं है। क्रिया है। जैसे मनीषा सेब खा रही है। तो खा रही है क्या है? सकर्मक क्रिया है। क्या खा रही है मनीषा? सेब खा रही है। उसमें कर्म है। कौन खा रही है? तो मनीषा खा रही है। दूसरा उदाहरण है शुभम गाना गा रहा है। गा रहा है ये क्या है? यानी कि कर्ता गाना गाने का काम कर रहा है, तो यह क्या है? सकर्मक क्रिया है। तो गा रहा है सकर्मक क्रिया, क्योंकि कर्ता का असर कर्म पर पड़ रहा है। शुभम क्या काम कर रहा है? गाना गाने का। अब यहाँ हमने कुछ
हमने यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सकर्मक क्रियाएं दी है, जैसे लिखना है, पढ़ना है, सीखना है, बुलाना है, सुनना है, चुनना है, खाना है, खिलाना, बनाना, देखना, मनाना, रिझाना, पहनना, जगाना, बजाना, बुझाना, उठाना, गिराना, मिलाना, रोकना, हिलाना, जलाना, पीना, काटना, खोलना आदि। यानी कि ये जो क्रिया है डेफिनेटली 100% ये सकर्मक क्रिया होती है ना। जैसे देखो, माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, है ना, तो यहाँ खिलाना जो है तो सकर्मक क्रिया है ना। उन्होंने, है ना, उन्होंने नींद में से जगाया। देखो, तो यहाँ ऐसे वाक्य हम बनाकर सकर्मक क्रिया का वाक्य बना सकते हैं। अब देखो, दूसरा है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं के होने का फल केवल कर्ता पर पड़ता है, अर्थात जो क्रियाएं कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जिन क्रियाओं के होने का फल केवल कर्ता पर पड़ता है, अर्थात जो क्रियाएं कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, यानी उस वाक्य में कर्म नहीं होता, केवल कर्ता पर उसका फल होता है, पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखें, लड़का हंसता है, दूसरा उदाहरण है बच्चा सोता है, तीसरा उदाहरण है शेर आया, चौथा उदाहरण है फूल खिलते हैं। यहाँ लड़का हंसता है ना, ये कर्ता तक सीमित क्रिया है। कौन हंस रहा है? लड़का यानी कर्ता, है ना। दूसरा है बच्चा सोता है, तो कौन सो रहा है? बच्चा यानी कर्ता। कर्ता तक ही उस बात का असर सीमित है। तीसरा है शेर आया, कौन आया? शेर आया, कर्ता तक ही सीमित बात है। अब फूल खिलते हैं, कौन खिलते हैं? फूल खिलते हैं, यानी कि इस वाक्य में फूल कैसे खिलते हैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, लेकिन फूल खिलते हैं, यानी कर्ता पर वो बात सीमित होती है। आगे देखो, इन वाक्यों में हंसता है, सोता है ना, खिलते हैं, आया, तो है ना, आया क्रियाओं का कार्य तथा फल इनके कर्ता तक ही सीमित रहता है। यानी कि अपने अर्थ को पूरा करने के लिए इन्हें किसी अन्य शब्द अर्थात कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये अकर्मक क्रियाएं हैं, यानी कि इन्हें कोई कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह अपना अर्थ पूरा करने के लिए ये बात कर्ता तक सीमित रहती है, इसीलिए वह अकर्मक क्रिया है। जैसे हम यहाँ कुछ अकर्मक क्रिया देखेंगे, आना, जाना, सोना, रोना, हंसना, चलना, थकना, भागना, जागना, बजना, बूझना, है ना, उठना, बैठना, है ना, गिरना, मिलना, रुकना, हिलना, बनना, शर्माना, खिलना, चमकना, दौड़ना, गरजना, जलना, महकना, बहना आदि, ये अकर्मक क्रिया है। तो हमने यहाँ कुछ क्रियाएं दी है, ये डेफिनेटली अकर्मक क्रिया होती है। अब देखो, तीसरा जो प्रकार है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या है? वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होने पर वह संयुक्त क्रिया होती है। जैसे उदाहरण देखें, पीयूष गांव में रहता था, तो पीयूष गांव में रहता था, तो रहता और था यानी होना, ये दो क्रियाएं हैं। एक से अधिक जब क्रिया वाक्य में होती है वो संयुक्त क्रिया होती है।
दूसरा है उदाहरण, हम पिताजी का इंतज़ार करने लगे। तो करने लगे है ना, ये दो क्रियाएं हैं और इससे ही वाक्य पूरा बनता है। तीसरा है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो खेलना एक क्रिया है, रहे हैं यानी एक से अधिक, दो, तीन, चार ऐसी भी क्रिया वाक्य में आ सकती है। ये सब संयुक्त क्रियाएं होगी। धवल खाना खा रहा है, देखो यानी कि खा रहा है, देखो तो ये एक से अधिक क्रियाएं हैं, ये संयुक्त क्रिया है, क्योंकि एक दूसरे के बिना ही वाक्य में अर्थ प्रकट होता है। देखो अब देखो पांचवा उदाहरण है, रमेश बाजार से सामान ले आओ। देखो तो सामान ले आओ, ले और आओ ये दो क्रिया है, वो संयुक्त क्रिया है। वह समय से काम पूरा नहीं कर पाया, तो कर पाया ये दो क्रियाएं हैं। तो इससे वाक्य में यानी कि एक दूसरे के ऊपर एक क्रिया अवलंबित होती है और उससे वाक्य का अर्थ बनता है। इसीलिए संयुक्त क्रिया एक दूसरे के साथ आती है, सहायक क्रिया के जैसा। तो ये संयुक्त क्रिया है वाक्य में, यानी कि एक से अधिक, दो, तीन ऐसी क्रिया आएगी और वाक्य का अर्थ पूरा होगा। तो ऐसे हमने सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया की जानकारी यहाँ देखी है। परीक्षा में क्रिया के भेद को पहचाने या कभी कभी पूछ सकते हैं, नहीं तो हमें इस क्रिया की जानकारी होनी चाहिए कि आकर्मक और सकर्मक क्रिया कौन सी है।